वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्राचीन का जो स्रोत है सब कौन से वेद में है, तो उसका जवाब होता है ऋग्वेद। लेकिन ये इसमें पूछा क्या जा रहा है, बिहार से संबंधित प्राचीन स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब होगा अथर्ववेद। चलिए, और मैं अथर्ववेद के बारे में आपको और कुछ जानकारी बता दूं कि अथर्ववेद जो है ये जादू टोना से संबंधित वेद है। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, वो जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? लघु निकाय से, दीर्घ निकाय से, संयुक्त निकाय से या अगुंतर निकाय से? मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब होगा डी, अगुंतर निकाय। और मैं इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको बता दूं, ये अगुंतर निकाय जो है ये एक बौद्ध धर्म जो उपदेश दिए थे वो इसमें आपको अगुंतर निकाय में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए अगुंतर निकाय कौन से धर्म से संबंधित किताबें हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि अक्सर आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि आपको जिस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है उससे कुछ हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता हो, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे संबंधित उससे भी आपको मिल जाता है। इसलिए अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख लें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। 3 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बौद्ध धार्मिक साहित्य ग्रंथ में बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? दीर्घ निकाय से, अगुंतर निकाय से, संयुक्त निकाय से या लघु निकाय से? ये एक तरह से कन्फ्यूजन भी क्वेश्चन कर रहा है कि दीर्घ निकाय, अगुंतर निकाय, संयुक्त निकाय। इसलिए मैं आपको बोलता कि जिस तरह जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा हो उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लें ताकि इसको आप अच्छी पूर्वक याद कर सकें और अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ए, दीर्घ निकाय में। ये दीर्घ निकाय जो है एक सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। चलिए और आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें संबंधित है कि मुल्ला बहानी किस देश के यात्री थे जो बिहार आए थे? आपसे यात्री से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से यात्री जो बिहार में प्रथम बार आए थे। इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखने के लिए बिहार से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा। चलिए देखते हैं कहाँ से आए थे। उत्तरी कोरिया से, अफ़गानिस्तान से, इराक से या ईरान से? ये जो आए थे ईरान से, इसका सही जवाब होगा डी। मैं ईरान से संबंधित आपको कुछ जानकारी बता दूं कि ईरान जो है पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ये पर्शिया जो 1935 तक, मैं आपको बता दूं कि ये 1935 तक ये पर्शिया के नाम से जाना जाता था ईरान। और आपसे अगर पूछा जाए कि ईरान की राजधानी कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसकी जो राजधानी है वो है तेहरान, क्योंकि आपको कुछ राजधानी भी पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप बता सकते हैं तेहरान। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है मिरातुल अहवाल की रचना किसने की थी? संत राउत ने, मजहरुल हक ने, मोहम्मद शफी ने या
मुल्ला बहानीन है। इसका सही जवाब होगा डी, मुल्ला बहानीन है। चलिए, मुल्ला बहानी से मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं कि मुल्ला बहानी जो थे एक ईरानी धर्माचार्य था, जो ईरानी धर्माचार्य था। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये पटना जो आए थे, ये मुल्ला बहानी, वो 1807 ईस्वी में पटना आए थे। इससे अगर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुल्ला बहानी जो बिहार आए वो कब आए, तो वो 1807 ईस्वी में आए। एग्ज़ाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं संबंधित कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ हूबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। आपको जो मैं इससे संबंधित जानकारी भी दे रहा हूँ उससे भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस सब को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत और उर्दू, हिंदी और प्राकृति, संस्कृत और प्राकृति, हिंदी और संस्कृत। इसका सही जवाब होगा संस्कृत और प्राकृतिक, यानी ए सही जवाब होगा इसका। 6 नंबर का सही जवाब ए होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये कंफ्यूज भी करता है किस एग्ज़ाम में। उसमें अभिलेखों के बारे में क्या पूछा गया था? अभिलेखों के बारे में पूछा गया था, भाषा से संबंधित पूछा गया था, लेकिन 7 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है लिपि के बारे में। तो चलिए देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है देवनागरी, ब्राह्मी, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी, यानी इसका 20 सही जवाब होगा 7 का। और मैं बता दूं कि भारत में जो भी क्या कहता अभिलेख लिपि पाया गया है वो ब्राह्मी लिपि में पाया गया है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ये ब्राह्मी लिपि जो थी वो भारत की लिपि थी। और अगर अरमाइन लिपि आपके बारे में पूछा जाए, अरमाइन लिपि भी कहीं आपको देखने के लिए मिलता होगा, तो वो है अफ़गानिस्तान की। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। मैं आपको क्वेश्चन से संबंधित इसलिए कुछ अलग से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले। चलिए चलते हैं 8 नंबर के सवाल में। आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ मिला है? किशनगंज और पूर्णिया में, अररिया और किशनगंज में, मुंगेर और कटिहार में, या मुंगेर और नालंदा में। इसका सही जवाब होगा मुंगेर और नालंदा में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। मुंगेर नालंदा से संबंधित मैं कुछ आपको जानकारी बता दूं कि मुंगेर में अगर आपसे पूछा जाए कि मुंगेर में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो मुंगेर में जो किसान आंदोलन की शुरुआत जो किए थे वो थे मोहम्मद जुबैर। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब आगे सवाल है 9 नंबर का सवाल है कि आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग में मिले हैं? मध्य प्रस्तर युग तथा पूर्व प्रस्तर युग, आधुनिक प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग या पूर्व प्रस्तर युग। मैं इसका जवाब बता दूं, 9 नंबर का जवाब होगा पूर्व प्रस्तर युग, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ देखिए आगे आपको मिलेगा एक तरह से कन्फ्यूजन करता हुआ क्वेश्चन। बिहार के किस जिला में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? चलिए देखें ना, आपको देखने के लिए मिल गया ना, किशनगंज, अररिया, मुंगेर या कटिहार। इसका सही जवाब होगा
मुंगेर। मुंगेर से संबंधित मैं जानकारी आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। और मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो जितने भी हैं वो आपको मिल सके। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है 11 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष मिले हैं? प्रस्तर युग से, आधुनिक प्रस्तर युग से, मध्य प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के। आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि चिरांद और चेचर आखिर किसे कहा जाता है। मैं पहले इसका जवाब बता दूं कि इसका जवाब जो होगा 11 का होगा जवाब नव प्रस्तर युग, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे चिरांद आप देख रहे हैं, बिहार में चिरांद सोच रहे होंगे कि कहाँ है, तो चिरांद को अब वर्तमान में कहा जाता है सारण। और चेचर को जो जाना जाता है वो वैशाली कहा जाता है अब। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगा, चिरांद को सारण कहा जाता है और वर्तमान में, और चेचर को वैशाली कहा जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? यहाँ महाजनपद से संबंधित है कि बिहार में जो, भारत में जो 16 महाजनपद हुए, टोटल कुल 16 महाजनपदों में बिहार में जो पाए गए हैं वो 3 पाए गए हैं महाजनपद। अब वो देखते हैं। चलिए इसमें अंग महाजनपद कहाँ स्थित है? पटना तथा शिवहर में, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण में, पटना तथा पूर्वी चंपारण में, पटना तथा गया में। इसका सही जवाब होगा पटना तथा गया में। महाजनपद जो क्षेत्र का अंग महाजनपद स्थित कहाँ था? तो पटना तथा गया में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी से संबंधित है कि पटना, देखे ना आप लोग, इस पटना और गया से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें भी पूछा जा रहा है पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? चलिए देखते हैं। औरंगाबाद, मगध, राजगिरी या शिवहर। इसका सही जवाब होगा मगध, यानी इसका सही जवाब होगा बी। और मैं मगध के बारे में आपको बता दूं कि मगध को जो है ना राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे राजगिरी भी अगर दिया रहे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, राजगिरी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप का, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर देता है कि जो आप लोग कंफ्यूज कर जाए। लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि केडी क्रिएटिव पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन आपको लाता है जो आप कंफ्यूज एग्जाम में करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड आपको करता है। चलिए देखते हैं कहाँ है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो देखते हैं उजरपुर, सिवान, गिरिव्रज या हसन राजपुर। इसका सही जवाब होगा डी, नहीं सॉरी सी होगा, गिरिव्रज, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, शिवहर में, पूर्वी चंपारण में या गया में? इसका सही जवाब होगा वैशाली में। विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो आप इसमें अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट में होगा बिहार। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो जिला होगा वैशाली। और ये जो आपसे पूछा भी जाएगा कि ये कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो ये 6वीं शताब्दी में हुई थी।
चलिए, आपसे शताब्दी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसमें पूछा गया किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सारण के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, रोहतास के द्वारा या दरभंगा के द्वारा। दरभंगा में किया गया था। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही जवाब। ये जो होगा लिच्छवी, यानी बी इसका सही जवाब होगा, लिच्छवी होगा। मैं लिच्छवी जो कहा गया है या लिच्छवी जो थी वो वैशाली ज़िला में थी। और मैं बता दूँ हूँ बुद्ध काल में ये बहुत ही शक्तिशाली राज लिच्छवी थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। लिच्छवी बहुत ही अच्छी क्या कहता है, बुद्ध के काल में बहुत ही शक्तिशाली राज लिच्छवी को ही माना गया था। चलिए आगे देखते हैं सवाल। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, लिच्छवी में, गया में, पाटलिपुत्र में या राजगीर में। इसका सही जवाब होगा सी, पाटलिपुत्र में। अगर मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र का स्थापना जो किया गया था वो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि चंद्रगुप्त के काल में किया गया था। चलिए चलते हैं। अगर अध्यक्ष पूछा जाए पाटलिपुत्र में इसके उपदेश का जो दिया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष तो स्थूलभद्र थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना दूसरा उपदेश कहाँ दिए थे। महावीर स्वामी से ही संबंधित आपको 2-4 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि महावीर स्वामी जो उपदेश दिए थे महावीर से संबंधित कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और अक्सर आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको महावीर स्वामी से देखने के लिए मिल ही जाता होगा। चलिए देखते हैं। मगध में, पटना में, राजगीर में या अवंती में। मैं इसका जो दूसरा उपदेश दिए थे वो अवंती में दिए थे, यानी इसका सही जवाब होगा डी। चलिए अब इसी से महावीर से ही संबंधित आपको 19 नंबर का सवाल देखने के लिए मिला। 19 नंबर के क्वेश्चन में महावीर स्वामी ने अपना तीसरा उपदेश कहाँ दिए थे। ये अक्सर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि प्रथम उपदेश, दूसरा उपदेश और तीसरा उपदेश, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है कि किस स्थान पे दिए थे। तीनों जो उपदेश दिए थे, जितने भी उपदेश दिए थे, सबका स्थान अलग अलग था, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा प्रथम होगा या दूसरा होगा। चलिए देखते हैं तीसरा स्थान कौन सा है, कहाँ दिए थे वो। लिच्छवी में, राजगीर में या श्रीवास्ती में। चलिए इसका सही जवाब होगा श्रीवास्ती, यानी डी इसका सही जवाब होगा। मैं आपको श्रीवास्ती से संबंधित कुछ जानकारी आपको बता दूं कि श्रीवास्ती जो है ये बौद्ध का तीर्थ स्थान है। और बौद्ध ने श्रीवास्ती में अपना तीसरा उपदेश दिया था। और कौशल देश की दूसरी राजधानी भी जो है श्रीवास्ती ही कहलाई। आपसे पूछा भी इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं, कौशल देश की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वो श्रीवास्ती थी। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। महावीर स्वामी ने अपना चौथा उपदेश कहाँ दिया था। देखिए मैं बता रहा था ना इससे पहले के क्वेश्चन में कि आपसे तीसरा चौथा पूछा जा सकता है आपसे। चलिए देखते हैं। अवंती में, श्रीवास्ती में, लिच्छवी में या राजगिरी में। इसका सही जवाब होगा राजगिरी में। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और शेयर करें।
अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए कहीं भी मिलता हो, किसी बुक के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप इस तरह का क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लें। क्योंकि जितने भी महावीर स्वामी ने उपदेश दिए और बुद्ध ने उपदेश दिए, सबका उपदेश लिख ले, क्योंकि ये अक्सर आपको बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में एक ना एक उपदेश पूछ लिया जाता है कि कहाँ दिया गया था। तो आपको आसान होगा और आप अच्छी तरह से लंबे समय तक याद रख सकेंगे अगर आप अपने कॉपी में सभी के उपदेश लिखते हैं, महावीर स्वामी के और गौतम बुद्ध के। तो इससे आपका जो है दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि कौन कहाँ दिया था उपदेश, और महावीर स्वामी ने कहाँ दिया था उपदेश और गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था उपदेश, और आप इसको अच्छे ध्यानपूर्वक याद कर लें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अब ये लीजिए, अंतिम उपदेश पूछा गया था, अंतिम उपदेश भी पूछ लिया था। भगवानपुर में, अमृतसर में, दशरथपुर में या पावापुरी में? इसका सही जवाब होगा पावापुरी। पावापुरी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, महावीर जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में ही हुई थी। इसलिए आप कंफ्यूज ना करें, अगर आपसे अंतिम उपदेश पूछा जाए तो आप पावापुरी बता सकते हैं, और महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में ही हुई थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अजातशत्रु ने, बख्तियार खिलजी ने, शेर शाह ने या उदायीन ने? इसका सही जवाब होगा उदायीन ने। अब चलिए इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेगा पाटलिपुत्र से ही। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? उदायीन ने, शेर शाह ने, कालाशोक ने या शिशुनाग ने? इसका सही जवाब होगा शिशुनाग ने, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अब मैं बता दूं कि शिशुनाग से संबंधित कुछ जानकारी कि जो हर्यक वंश के शासक नागदशक जो थे उसको शिशुनाग ने ही हराया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गए। वो किसने बनाया था? कालाशोक ने, चंद्रगुप्त ने या शिशुनाग ने या उदायीन ने? इसका सही जवाब होगा कालाशोक ने। कालाशोक से मैं आपको बता दूं कि वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र किया था। कहाँ से किया था? पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की थी। चलिए कालाशोक ने किया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी से संबंधित आपको मिलेगा, जितने भी आप इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे वो बिहार स्पेशल है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो होने वाली है बिहार की CDPO की, बिहार SI, बिहार पुलिस और BPSC, जितने भी एग्ज़ाम हो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता होगा। इसीलिए मैं KD क्रिएटिव पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 348 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 456 ईसा पूर्व या 577 ईसा पूर्व? इसका सही जवाब होगा
बी इसका सही जवाब होगा 320 ईसा पूर्व। और इसको जो क्या कहता है, मौर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई 320 पूर्व में की। और इसकी स्थापना किसने की, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ। आपसे कुछ विदेशी यात्री के बारे में भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ से आए, किसके दरबार में आए और किसने भेजा। और इसमें आपको इसके 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वो कब आए। 256 ईसा पूर्व, 415 ईसा पूर्व, 515 ईसा पूर्व या 315 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा डी, यानी 315 ईसा पूर्व मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। बिहार में कई यात्री आए हैं, आपको देखने के लिए मिलता होगा। अगर किसी यात्री से पूछ लिया जाएगा कि कौन से यात्री कब आए, इसलिए आप सभी जो है ना वो यात्री के बारे में भी पढ़ ले कि बिहार में पहला बार जो आगमन जो हुआ मेगास्थनी का या कोई भी यात्री विदेशी आए वो कब आए। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किसके द्वारा कहा गया। चंद्रगुप्त को जो मुक्तिदाता कहा गया वो किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा, फहियान द्वारा, यहाँ फहियान के द्वारा, कुरैशी के द्वारा या यूनानियों के द्वारा। इसका सही जवाब होगा यूनानियों के द्वारा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अट्ठाईस नंबर के सवाल में देखा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसके द्वारा कहा गया कि यह मानव की कृति नहीं, यह देवों द्वारा निर्मित है। कुरैशी द्वारा, कनिष्क द्वारा, फहियान द्वारा या हुमायूं द्वारा। इसका सही जवाब होगा फहियान द्वारा, यानी सी इसका सही जवाब होगा। फहियान से संबंधित मैं बता दूं कि एरन जो अभिलेख लिखा गया था वो फहियान के द्वारा ही एरिन लिखा गया था। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। बाबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। चंद्रगुप्त ने, बाबर ने, अकबर ने या अशोक ने। इसका सही जवाब होगा अशोक ने। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर की गुफा जो है कहाँ है, तो वो है गया में। अगर आपसे पूछा जाए कि बराबर की गुफा कहाँ है, तो वो गया में है। वो किसके लिए निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कन्फ्यूजन करता हुआ ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है, गोपी गुफा। और 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या आपको देखने के लिए मिला था, बराबर की पहाड़ियों। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है जवाब। उदयन के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, कालशोक के द्वारा या दशरथ के द्वारा। इसका सही जवाब होगा डी, यानी दशरथ के द्वारा इसका करवाया गया था गोपी गुफा का निर्माण। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। चलिए अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।